हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लेकर आया हूं सी शार्प के अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंस्ट्रक्टर का। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको यहां पे कंस्ट्रक्टर की दो टाइप्स बताने वाला हूं। एक तो है कॉपी कंस्ट्रक्टर और दूसरा है आपके पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। भाई ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर और ये जो हमारे पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं सी शार्प से रिलेटेड। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो सी शार्प प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मैं अपने इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर इन सी शार्प। ठीक है, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखें। द कंस्ट्रक्टर विच क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग वेरिएबल्स फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। मतलब ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसका काम क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को कॉपी करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर रखना, इसको हम क्या कहते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अगर थ्योरी से पहले मैं आपको इसका प्रैक्टिकल वर्क करके समझाऊं। अब यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ अपने नेम स्पेस के अंदर और इस क्लास का नाम मैं रखता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और इसके अंदर मैं दो वेरिएबल्स बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहला वेरिएबल बनाता हूँ मैं स्ट्रिंग नेम और इसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट एज। ठीक है, और अब यहाँ पे एक मैं बनाता हूँ सबसे पहले पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे देता हूँ पब्लिक और फिर एग्जाम्पल। अब मैं यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ जो इन दो इंस्टेंस वेरिएबल्स के अंदर डेटा सेट करेंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कहता हूँ, इसके पहले पैरामीटर का नाम रखता हूँ नेम और दूसरे का एज। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कहता हूँ दिस डॉट नेम। ठीक है, दिस डॉट नेम मतलब जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है इसके अंदर क्या चला जाए, हमारे जो पैरामीटर में नेम का वेरिएबल है। ठीक है, ये पैरामीटर का वेरिएबल है और ये कहाँ पे सेट हो रहा है, हमारे इस इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर जो हमने क्लास में डिक्लेयर किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं इसी तरह दिस डॉट एज और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ एज वाला आर्गुमेंट। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता हूँ, अगर मुझे ये जो मैंने डेटा मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो मैंने डेटा अभी नेम और एज के वेरिएबल में सेट करवाया, इसी को अगर मुझे गेट करवाना है तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कहता हूँ पब्लिक वॉइड और यहाँ पे इसका नाम रखते हैं हम फॉर एग्जांपल गेट डेटा। ठीक है, और इसके अंदर आके मैं CW टैप करता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ नेम इज प्लेस होल्डर सिंटैक्स को यूज करते हुए मैं यहाँ पे 0 देता हूँ और सबसे पहला वेरिएबल देता हूँ नेम। ठीक है, फिर इसी तरह मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और अब एज के लिए हम देते हैं और यहाँ पे मैं कहता हूँ एज इज। ठीक है, और यहाँ पे एज वाला वेरिएबल। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने मेन मेथड में आऊँ, ठीक है, मेन मेथड में आऊँ और यहाँ पे एग्जाम्पल का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ OBJ। ठीक है, हमारी जो क्लास है एग्जाम्पल उसका मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, और अब इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पहले नेम देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एज देता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आके ये जो हमारा पब्लिक मेथड था कौन सा, गेट डेटा, इसके थ्रू मैं ये डेटा गेट करवाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ OBJ डॉट गेट डेटा। ठीक है, और स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन का मेथड यूज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके अभी रन करूंगा तो आप रिजल्ट देखो। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास नेम आ गया, एज नेम आदिल आ गया और एज आ गई 25। अब अगर मैं चाह रहा हूँ, ठीक है, मतलब अब यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर का हम यूज करने लगे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम OBJ रखा, इसमें जो मैंने वेरिएबल की वैल्यूज पास की हैं, अगर यही वैल्यूज मुझे एक दूसरे ऑब्जेक्ट में चाहिए तब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर हम लिखते किस तरह से हैं, देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, कॉपी कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे कहते हैं पब्लिक और इसको हम नाम वही रखेंगे जो हमारे पास क्लास का नाम होता है। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, जो हमारे पास एग्जाम्पल क्लास है उसका नाम और उसका मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ जिसका नाम क्या रख रहा हूँ E, और यहाँ पे आके कहता हूँ कि ये जो हमारे पास दिस डॉट नेम है, ठीक है, ये जो हमारे पास ऊपर वेरिएबल है इसके अंदर डेटा कहाँ से सेट होगा,
इसके अंदर ई डॉट नेम जो होगा, मतलब इस ई के अंदर जो भी नेम होगा वो कहाँ सेट हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा हमारे इस नेम के वेरिएबल में जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसी तरह दिस डॉट एज, और एज के अंदर डेटा कहाँ से आएगा, ई डॉट एज, ठीक है। और ये कॉपी कंस्ट्रक्टर हम तब कॉल करेंगे जब हमें क्या करवाना होगा, एक कॉपी बनानी होगी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास, ये क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो अब इस कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल किस तरह से करेंगे, देखें। अभी यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ, ये जो मैंने एक एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था ओबीजे, अब इसके अंदर जो मैंने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू सेट करवाई थी, अब मैं चाह रहा हूँ यही वैल्यूज कॉपी हो जाए एक दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, तब मैं यहाँ पे यूज करूंगा कौन सा कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता हूँ, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल ओबीजे 1, ठीक है, न्यू, और यहाँ पे दोबारा एग्जाम्पल, ठीक है। और अब देखो, अब मैं यहाँ पे पास करूंगा कौन सा ऑब्जेक्ट, मतलब जिसकी मुझे वैल्यू चाहिए, जिन वेरिएबल्स की मुझे वैल्यू इस obj1 के ऑब्जेक्ट के अंदर सेट करवानी है, उस ऑब्जेक्ट का नाम मैं कहां पास कर दूंगा, इसके अंदर, कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो यहाँ पे मैं कहता हूं obj। तो देखो, अब इस पॉइंट पे हमारे पास कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि देखें मैंने यहाँ पे क्या पास किया, obj। तो ये obj किसके पास जाएगा, ये जो हमारे पास e है, ठीक है। तो इसका मतलब अब जब कंस्ट्रक्टर के अंदर आएगा तो मैं क्या कह रहा हूं, obj का जो भी नेम सेट किया है वो कहां चला जाए, वो नेम के वेरिएबल में सेट हो जाए। फिर इसी तरह obj की जो भी मैंने एज सेट की थी वो कहां पे सेट हो जाए, इस एज में सेट हो जाए। मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि ये जो हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर जो भी मैंने डेटा सेट करवाया है नेम और एज का, वो कहां पे सेट हो जाए, वो हमारे पास इस obj1 के अंदर ही सेट हो जाए, ठीक है। ये काम हमने किसके थ्रू किया है, ये काम हमने किया है हमारे पास ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, अब चूंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो मेरे पास नेम और एज की वैल्यू थी वो किसके पास सेट हो गई, obj1 के पास। तो अगर मैं obj1 को इसका डेटा यहाँ पे प्रिंट करवाऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं obj1, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं वही मेथड यूज करूंगा गेट डेटा, और यहाँ पे आके अगर मैं अब रिजल्ट दिखाऊं तो आप देखिएगा कि दोनों का रिजल्ट हमें सेम मिलेगा, ठीक है। देख रहे हैं, ये जो हमारे पास शुरू की दो लाइंस आ रही हैं, ठीक है, जो शुरू की दो लाइंस है, नेम इज आदिल, एज इज 25, ये आ रही है obj, मतलब जो पहला ऑब्जेक्ट बनाया था उसके थ्रू। अब ये जो मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया था obj1, उसके अंदर डेटा कहां से ले रहे हैं हम, उसके अंदर जो डेटा कॉपी करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मतलब obj का डेटा कॉपी कंस्ट्रक्टर कहां पे सेट करवा रहा है, obj1 के अंदर सेट करवा रहा है, ठीक है। तो ये यूज है हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर का, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे मैं आता हूं, अब इसकी थ्योरी पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यही पॉइंट मैंने भी बताया था, द कंस्ट्रक्टर विच क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट, मतलब कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, लेकिन वो जो डेटा कॉपी करेगा, मतलब जो वेरिएबल्स कॉपी करेगा, वो दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉपी करेगा। ये काम कौन करता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। फिर द पर्पस ऑफ अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज अ न्यू इंस्टेंस टू द वैल्यूज ऑफ एन एग्जिस्टिंग इंस्टेंस। यहाँ पे इंस्टेंस का मतलब है ऑब्जेक्ट, मतलब यूज क्या है कॉपी कंस्ट्रक्टर का, द पर्पस ऑफ अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज अ न्यू इंस्टेंस, मतलब हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू सेट होंगी वो कहां से आएंगी, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग इंस्टेंस है, पुराना जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी वैल्यूज मैं एक नए इंस्टेंस में कॉपी करवाना चाह रहा हूं, नए ऑब्जेक्ट में कॉपी करवाना चाह रहा हूं। तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इसका सेकंड पॉइंट, इन C# कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि लाजमी है जो आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, ठीक है। देखें यहाँ पे जिस तरह हमने ये कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया था, इसके अंदर लाजमी हमें क्या देना है, एक फॉर एग्जांपल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, ताकि इस ई के अंदर हम वो ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसकी वैल्यूज हमें नेम और एज के अंदर सेट करवानी होगी, कॉपी करवानी होगी, ठीक है। इसी तरह लाजमी है कि ये जो आपके पास कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही होगा, ठीक है, ये पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। फिर कह रहा है इन C# कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर
which contains a parameter of same class type। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर जो हम क्लास का ऑब्जेक्ट देंगे वो इसी क्लास का होगा। ठीक है, मतलब जिस क्लास के अंदर हम ये कॉपी कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं उसी क्लास का हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर यहाँ पे देखो, द कॉपी कंस्ट्रक्टर इन C# इज यूजफुल whenever we want to initialize a new instance to the values of an existing instance। मतलब कॉपी कंस्ट्रक्टर हम यूज कब करते हैं, जब हमें एक नया ऑब्जेक्ट बनाना हो लेकिन उस नए ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज हमें वही चाहिए जो हमारे पुराने ऑब्जेक्ट के अंदर है। ठीक है, जिस तरह मेरे केस में मैंने पहला जो ऑब्जेक्ट बनाया था OBJ, उसके अंदर आदिल और एज 25 रखी थी। अगर यही डेटा मुझे दूसरे ऑब्जेक्ट में भी चाहिए तो तब वो काम कौन कर सकता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कर सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, अगर सिंपल वर्ड्स में इसको बताया जाए, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर विच कॉपीज अ डेटा ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट। मतलब सिंपल वर्ड्स में कॉपी कंस्ट्रक्टर को क्या कहा जा रहा है, एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कि एक ऑब्जेक्ट का डेटा, उसके वेरिएबल्स, उनकी वैल्यूज कॉपी करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवाए। ये होता है हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे पास ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है ना, ठीक है, ये लाजमी है कि किसी कंस्ट्रक्टर के साथ ही यूज होगा। ठीक है, मतलब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर हम अकेले नहीं बना सकते। क्यों? उसकी वजह, उसका बहुत मेन वजह है कि हमारे पास ये कॉपी कंस्ट्रक्टर, देखो नाम से ही जाहिर है कि ये किसी और ऑब्जेक्ट की वैल्यू कॉपी करेगा और किसी और ऑब्जेक्ट की वैल्यू कॉपी करने के लिए हमें कोई और कंस्ट्रक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर के साथ हमें लाजमी है कि कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर भी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है ये डेटा हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू ले रहा है। ठीक है, तो ये भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इन C#। ठीक है, तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे आपको इसका बताऊं। ठीक है, देखें, when a constructor is created with a private access specifier। ठीक है, मतलब जब हम कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और उससे पहले प्राइवेट का कीवर्ड लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अदर क्लासेस टू डिराइव फ्रॉम दिस क्लास। मतलब कि अगर हम किसी क्लास के अंदर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो हम उस क्लास की चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते। ठीक है, मतलब उससे डिराइव नहीं कर सकते, उसकी चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते जिसके अंदर हमारे पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर मौजूद हो। नीदर इट इज पॉसिबल टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास। मतलब दूसरी बात यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर किसी क्लास के अंदर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर मौजूद है तो हम उस क्लास का इंस्टेंस भी नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते। ठीक है, ये दो हमारे पास इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक क्लास हम बनाते हैं। ठीक है, और इस क्लास का मैं नाम रखता हूं एग्जाम्पल। ठीक है, इस क्लास का हम नाम रखते हैं एग्जाम्पल, और अब इसके अंदर मैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाता हूं। ठीक है, तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइवेट का एक्सेस मॉडिफायर आएगा और उसके बाद हमारी क्लास का नाम। ठीक है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो हमारी क्लास का नाम होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे था कि जहां पे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, वहां पे हम उस क्लास को किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट नहीं करवा सकते, डिराइव नहीं करवा सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ और एक और क्लास बनाता हूँ। ठीक है, और इस क्लास का नाम मैं रखता हूँ example2। ठीक है, और इसको इनहेरिट करवाता हूँ एग्जाम्पल की क्लास से। ठीक है, एग्जाम्पल कौन सी क्लास है, जिसके अंदर हमारे पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो अगर मैं अभी यहाँ पे आके इसको बिल्ड करूं और आपको रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, तो देखें क्या बता रहा है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, example.example इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। मतलब यहाँ पे जब हम इस एग्जाम्पल क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं इस क्लास के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी आपके पास example2 के पास आ जाना चाहिए, लेकिन प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्योंकि प्राइवेट है तो ये मेंबर किसी दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, तभी यहाँ पे हम इस क्लास को पेरेंट नहीं बना सकते example2 की क्लास का। ठीक है, पेरेंट क्यों नहीं बना सकते एग्जाम्पल को, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये जो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है वो प्राइवेट है। ठीक है, इसलिए हम इस एग्जाम्पल क्लास की चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट था नाइदर इट इज पॉसिबल टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास। मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट भी हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ
ठीक है। और अब जो हमारी एग्जाम्पल क्लास है जिसके अंदर हमारे पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, और यहाँ पे इसको कहते हैं ई इज इक्वल टू न्यू और फिर दोबारा एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप रिजल्ट देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, अगर मैं एरर के ऊपर माउस लेके जाऊं तो आप रिजल्ट देखें, वही एरर दे रहा है, इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, क्योंकि इस लोकेशन पे, ठीक है, इस ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्टर कौन सा है, प्राइवेट, और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हम किसी दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। और ये प्रोग्राम हमारे पास दूसरी क्लास है जिसके अंदर हमारे पास ये मेन मेथड है और जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बना के इस प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया, तो इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला पॉइंट है इसका यूज, ठीक है। यूज में क्या कह रहा है, दे आर यूजुअली यूज्ड इन क्लासेस दैट कंटेन स्टैटिक मेंबर्स ओनली। मतलब प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हम क्यों बनाते हैं क्लास के अंदर, कि जब उसके अंदर स्टैटिक मेंबर्स हो, स्टैटिक मेथड हो, स्टैटिक प्रॉपर्टीज हो, ठीक है। और स्टैटिक मेंबर्स किससे कॉल किए जाते हैं, क्लास के नेम से कॉल किए जाते हैं, ठीक है। मतलब जब हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती तो उस क्लास में हम क्या बना लेते हैं, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टैटिक मेंबर बनाता हूँ, ठीक है, स्टैटिक मेथड बनाता हूँ इस क्लास के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कहता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और यहाँ पे मैं इस मेथड का नाम रखता हूँ फॉर एग्जांपल गेट टाइम, ठीक है। और इस मेथड के अंदर मैं जस्ट प्रिंट करवाता हूँ डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है। हमारे पास डेट टाइम एक क्लास है और इसकी एक प्रॉपर्टी है नाउ, जो कि हमें लेटेस्ट टाइम सिस्टम से गेट करके रिटर्न करती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इस गेट टाइम के मेथड को मैं कॉल करवाऊँ, ठीक है, तो गेट टाइम का जो मेथड है वो स्टैटिक मेथड है और मैं उसको कॉल किस तरह से करूंगा, अपनी एग्जाम्पल क्लास के साथ, ठीक है, सही है। और यहाँ पे आके मैं इसके नीचे कंसोल डॉट रीड लाइन लिख देता हूँ ताकि हमारी स्क्रीन होल्ड रहे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आके रन करूं तो हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, जो भी इस वक्त हमारे सिस्टम में टाइम हो रहा होगा, ठीक है, डेट एंड टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोट करो, अब मेरे पास ये जो क्लास है इसके अंदर स्टैटिक मेंबर है, ठीक है। तो यही वजह है कि मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैंने रिस्ट्रिक्शन के लिए क्या लगा दिया, इसके अंदर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर लगा दिया। तो इससे क्या होगा कि वो डायरेक्ट क्लास के स्टैटिक मेंबर्स को कॉल करेगा, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट भी बनाएगा तो उसके पास क्या आएगा, एरर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, ठीक है, और इसका नाम रखते हैं ए, ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ फॉर एग्जांपल, अब इसके लिए एक मैं मेथड बनाता हूँ, ठीक है, और मेथड भी मैं यहाँ पे स्टैटिक बनाऊंगा, स्टैटिक वॉइड, और यहाँ पे इसको हम क्या देते हैं, गेट इंक्रीमेंट, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे करने क्या जा रहा हूँ कि जो मैंने स्टैटिक वेरिएबल बनाया है इसके अंदर जो भी वैल्यू सेट होगी, ठीक है, वो इस मेथड के थ्रू इंक्रीमेंट वैल्यू उसकी रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हमें वॉइड नहीं करना, यहाँ पे हमें करना है इंटीजर, ठीक है, क्योंकि हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं, जो ए है हमारे पास उसका हम फॉर एग्जाम्पल क्या रिटर्न करवा रहे हैं, इंक्रीमेंट वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बिल्ड करूं तो हम रिजल्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग बनाया, ठीक है, इसको हम इंटीजर कर देते हैं, यही इसी का एरर था, ठीक है, एरर चला गया। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये स्टैटिक मेथड कॉल हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एग्जाम्पल डॉट ए, ठीक है, इसके अंदर मैं वैल्यू सेट करवाता हूँ 20, ठीक है, और इसी को ए को जिसके अंदर मैंने 20 स्टोर करवाया है इसको मैं इंक्रीमेंट इसका हासिल करता हूँ, ठीक है, जो हमारा मेथड था जिसका नाम था गेट इंक्रीमेंट, ठीक है, गेट टाइम नहीं, गेट इंक्रीमेंट, ठीक है, ठीक है। तो ये हमें क्या रिटर्न कर देगा, ये हमें इंक्रीमेंट वैल्यू, ठीक है, सही है, 21 हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये प्रिंट नहीं हुआ, अच्छा, क्योंकि हमने इसको रिटर्न करवाया हुआ है तो इस पूरी स्टेटमेंट को मैं रख दूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको रन करते हैं तो अब हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 21, ठीक है, जो भी इंक्रीमेंटेड वैल्यू थी। मतलब समझने की बात यहाँ पे ये है कि अगर मेरी कोई ऐसी क्लास है जिसके अंदर मैंने सारे मेंबर्स क्या बनाए हुए हैं, स्टैटिक बनाए हुए हैं, ठीक है, और स्टैटिक मेंबर्स बनाए हुए हैं, इसका मतलब कि वो क्लास के नेम से कॉल होंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं,
ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर लगा के, ताकि इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट भी ना बना सके, डायरेक्ट उसके स्टैटिक मेथड क्लास के साथ कॉल कर सके, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो सम की पॉइंट्स ऑफ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर आर, ठीक है। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट आप देखो, वन यूज ऑफ अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इज व्हेन वी हैव ओनली स्टैटिक मेंबर्स, ठीक है। मतलब हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों करते हैं, जब हमारी क्लास के अंदर सारे मेंबर्स स्टैटिक हो, ठीक है, तो उस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कि कोई हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट भी ना बना सके, तो हम उसके अंदर क्या रख देते हैं, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, वंस वी प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टर दैट इज ईदर प्राइवेट और पब्लिक और एनी, द कंपाइलर विल नॉट एड द पैरामीटर लेस पब्लिक कंस्ट्रक्टर टू द क्लास, ठीक है। आपको याद होगा जब हमने कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट लिया था, तब हमने ये पढ़ा था कि अगर हम डेवलपर खुद से कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता, तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है हमारी क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, वंस वी प्रोवाइड अ कंस्ट्रक्टर दैट इज ईदर प्राइवेट और पब्लिक और एनी, मतलब जब हमने खुद से कोई कंस्ट्रक्टर बना दिया, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो या कोई भी, ठीक है, उस केस में कंपाइलर खुद से जो कंस्ट्रक्टर बनाता है वो कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा, ठीक है। ये इसका पॉइंट है। फिर यहाँ पे इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ पैरामीटर लेस प्राइवेट कंस्ट्रक्टर यू कैन नॉट क्रिएट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मतलब अगर हमारे पास क्लास के अंदर एक पैरामीटर लेस प्राइवेट कंस्ट्रक्टर पहले से मौजूद है, तो हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर में अगर कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में तो वैसे ही कोई पैरामीटर नहीं होता, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम कहते किसे हैं, ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर ना हो। और अगर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी ऐसा ही है जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, तो दो हम एक साथ नहीं बना सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसको करके दिखाऊं, देखो अब हमारे पास ये प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। मैं यहाँ पे आके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे बिल्ड करूं तो आप रिजल्ट देखो, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, ऑलरेडी डिफाइंस अ मेंबर कॉल्ड एग्जांपल विद द सेम पैरामीटर टाइप्स। मतलब हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या होता था कि हम एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, बट डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट सिग्नेचर, लेकिन इन दो कंस्ट्रक्टर के दरमियान सिर्फ हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास सिग्नेचर है वो दोनों का सेम है। यही वजह है कि हम एट अ टाइम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लेस नहीं रख सकते, किसके साथ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा इसको, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे बिल्ड करूं तो अब हमारे पास ये सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, वी कैन नॉट इनहेरिट द क्लास इन विच वी हैव अ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये तो पॉइंट हमने ऊपर देख लिया है कि अगर किसी क्लास के अंदर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर मौजूद है, तो उस क्लास की चाइल्ड क्लास नहीं बन सकती, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि अगर हमारे पास ये जो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, तो इसके साथ में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकता, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे आऊं, ये वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं नहीं बना सकता, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और वेरिएबल्स बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कहता हूँ नेम, ठीक है, इसको कह देते हैं हम पब्लिक, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं एक और बनाता हूँ पब्लिक स्ट्रिंग, ठीक है, एफ नेम, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसके अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, और इसको कह देते हैं नेम, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक और वेरिएबल बनाता हूँ एफ नेम, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दिस डॉट नेम के अंदर क्या स्टोर करवा दूं, नेम वाला आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जो कंस्ट्रक्टर से आ रहा है, और फिर इसी तरह दिस डॉट एफ नेम के अंदर मैं स्टोर करवा दूं एफ नेम वाला वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में अब देखो, हमने पहले क्या पढ़ा था कि अगर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर होगा किसी क्लास में तो हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब मैं एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं जो कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो इस केस में हम
क्या कर सकते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन पैरामीटर्स देना लाजमी है, तभी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये डेटा कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ, एक और मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एग्जाम्पल ई। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास अभी, अगर मैं अभी यहाँ पे दिखाऊं तो अभी ये हमारे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो इस केस में तो मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्या कर दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आर्ग्यूमेंट दे दूं, ठीक है, ठीक है, मैंने 2 आर्ग्यूमेंट दे दिया। अब इस केस में इसका मतलब है कौन सा कंस्ट्रक्टर हमारे पास कॉल होगा, इस केस में हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये पैरामीटराइज वाला। ठीक है, मतलब नेम में अली चला जाएगा और एफ नेम में खान चला जाएगा, और वो सेट कहाँ पे हो जाएंगे, हमारे जो इंस्टेंस वेरिएबल हमने बनाया इसमें सेट हो जाएंगे। ठीक है, सही है। तो मतलब इस केस में मैं क्या कर सकता हूं, इस केस में मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना सकता हूं, कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी मैं इस क्लास से कोई दूसरी क्लास इनहेरिट नहीं करवा सकता, मतलब चाइल्ड क्लास नहीं बना सकता। तो ये जो मैंने कोड लिखा था, अगर मैं इसको अनकमेंट करूं, ठीक है, सही है, तो यहां पे अगर मैं आऊं और इसको बिल्ड करूं और आपको रिजल्ट दिखाऊं, ठीक है, तो एरर आएगा इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। मतलब अगर आपने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना भी दिया है लेकिन प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भी मौजूद है, तो उस केस में भी मैं उस क्लास की चाइल्ड क्लास नहीं बना सकता। ठीक है, मतलब इस क्लास को पेरेंट मैं नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये इसका एक और पॉइंट है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का यूज बस आपने समझना है। ठीक है, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, ये वाला जो काम मैंने यहाँ पे किया इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर का बेसिक यूज क्या है कि अगर आपकी क्लास में स्टैटिक मेंबर्स हैं, ठीक है, स्टैटिक मेंबर्स हैं, इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट बनाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फिर भी गलती से किसी ने ऑब्जेक्ट बना लिया, तो इस चीज से रोकने के लिए हम क्या रख देंगे, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास के अंदर रख देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो पब्लिक स्टैटिक मेंबर्स को तो एक्सेस कर सकता है, लेकिन कभी भी एग्जाम्पल क्लास का, इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएगा। किस वजह से, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर की वजह से, और ना ही इनहेरिट कर पाएगा हमारी क्लास को, जो कि ये एग्जाम्पल क्लास है। ठीक है, फिर इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं। सही, अब यहाँ पे देखो, वी कैन हैव पैरामीटर्स इन प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, मतलब हम पैरामीटर भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर भी बना सकते हैं, ये हमें अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पैरामीटर बनाया और यहाँ पे जाके मैं इसको बिल्ड करता हूँ। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे हम आते हैं। अच्छा, हमने नीचे ये इस लाइन को हम कमेंट कर देते हैं, इसी का एरर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आके अब अगर मैं इसको दोबारा बिल्ड करूँ तो देखो ये हमारे पास सक्सीडेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस पैरामीटर बनाने का फायदा हमारे पास कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंस्ट्रक्टर तो हम जस्ट रिस्ट्रिक्शन के लिए लगा रहे हैं ना। ठीक है, कि भाई हम जस्ट इस एग्जाम्पल क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनवाना चाहते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो पैरामीटर मैंने बनाया है प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के अंदर, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, लेकिन इंटरव्यूज में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो आंसर हमारे पास क्या है, यस। ठीक है, बना सकते हैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था प्राइवेट कंस्ट्रक्टर इन सी शार्प। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट, कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स इन सी शार्प। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।